स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सवालों की जो 1/2 1/3 इस टाइप के भाग पदार्थ जो सवाल होते हैं, संख्या पूछी जाती है या कोई राशि पूछी जाती है, उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। बेहद आसान तरीका, बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो आइए समय ख़राब नहीं करते हुए सीधे हम पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या बताइए। इस सवाल को करने के लिए हम जैसे करते चले आए हैं, x मान लें कि माना संख्या x थी और x का 1/5 और x का 1/7 और इसमें जो डिफरेंस है वो 7 का है। आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन हमें x लाना ही नहीं है। इस आज पूरे वीडियो में x नहीं आएगा, कुछ भी आ जाए भले ही। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन में भिन्न दे रखी है, तो क्वेश्चन में जो भिन्न है वो है 1/5 और 1/7। जितने भी भिन्न हैं आप आप उन पर नज़र बनाएं और उनको आप लिख लें। तो 1/5 और 1/7 लिख ली। आपको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इन नीचे से मतलब है। तो यहाँ पर आपके पास 5 दे रखा है, ये जगह 7 दे रखा है। आप इनका एलसीएम ले लें, और एलसीएम नहीं लेना आ रहा है किसी वजह से, हालांकि आना चाहिए, तो आप इनकी गुणा कर लें। इस केस में वही एलसीएम है, वही गुणा है, 7 पंजे 35। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो एक नज़र थोड़ी सी ऑप्शन पे भी उठा के देख लें। ऑप्शन आपके जो भी होंगे तो आपका आंसर वही होगा जो 35 के पहाड़े में आता होगा। अगर आपने नज़र मारी और कोई 35 से एक ही कटने वाला है तो सवाल भी मत करो, सीधे सीधे आपका आंसर वही आ जाएगा। लेकिन खैर हमें अभी आंसर नहीं देखना है, ऑप्शन नहीं देखना है। अब हमें करना क्या है, हमने अपने हिसाब से संख्या मान ली 35। जो भी इनकी गुणा आएगी उसी को आपको मान लेना है। तो हमने 35 मानी, तो 35 हम यहाँ लिखेंगे, और अगर 35 5 से काटोगे तो सबको पता है कि 7 आएगी। कितनी आई है? 7। और अगर आप 35 यहाँ लिखोगे तो अगर आप इसको 7 से काटोगे तो यहाँ आएगा 5। बस ये संख्या थी। अब सवाल ये कह रहा था किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। लेकिन हमने संख्या तो 35 मानी है, और 35 का 1/5 करा तो 7 आया, और 35 का 1/7 करा तो 5 आया। अब यहाँ पे डिफरेंस हम देखें कितना है, हमारे हिसाब से 2 है, लेकिन सवाल ये बता रहा है कि भी 2 नहीं है बल्कि 10 है। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है, तो आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू 5 आएगी, और जो भी 1 की वैल्यू आएगी आपको यहाँ चिपका देना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आंसर जो भी होगा वो 35 के पहाड़े में आता होगा। तो 35 पंजे अगर याद नहीं है तो 5 पंजे 25, 5 तिंगे 15 और 2 17। यही वो संख्या है जिसके लिए आपको इतना बवाल करना पड़ा। आराम से कर सकते हैं। जैसे ही आप फ्रैक्शन देखेंगे नीचे वाली वैल्यू, उसका जो भी एलसीएम आएगा समझ लो आंसर वही है जो इसके पहाड़े में कहीं ना कहीं आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ आराम से धीरे से बिल्कुल सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी करना है एग्जाम में, अभी नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या बताइए। अब पहले है 3 गुना, उसके बाद है 3/5। हमें मतलब है सिर्फ भिन्न से, तो 3/5 और 5 में भी मतलब है नीचे वाले से। तो ये जो आंसर नीचे लगा हुआ है 5, यही आपका आंसर है। यानी जो भी आंसर आएगा वो इसी के पहाड़े में कहीं ना कहीं होगा। तो हमने संख्या मान ली कि भाई वो संख्या थी 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप लिख लें। देख लें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस संख्या का 3 गुना, तो जो मैंने संख्या मानी है उसका 3 गुना कितना हो गया? 15। और फिर आगे कह रहे हैं इसी 5 का 3/5, तो 5 का 3/5 कितना आएगा? 3 आएगा। वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब कह रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी ये वाला 3 गुना इससे 60 ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास कितना ज़्यादा है? 15 में से 3 निकालोगे 12 ज़्यादा है, और सवाल में बता रहे हैं कि भाई 60 ज़्यादा है। तो 12 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और हमने जो संख्या मानी है बस यहाँ लगा देने हैं, तो 5 पंजे 25। अभी आपको बात बताई थी कि जो भी आंसर आएगा वो इसी के पहाड़े में कहीं ना कहीं होगा।
बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे सवाल हैं, एक्स वाई मान के आप कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है क्योंकि एक्स आज यहाँ पे नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 बताइए। पहले तो संख्या पर पहुंचो, 5/3 बाद में निपटा जाएगा। तो इसमें ये दे रखा है कि संख्या का 3/4, मतलब आपको सिर्फ भिन्न से है, और भिन्न में भी मतलब है नीचे वाले से, ऊपर वाले से अभी मतलब मत रखो आप। तो 3/4 है और अगला है 1/6। बस अगर आपको एलसीएम लेना आ रहा तो अच्छी बात है, और नहीं लेना आ रहा तो डरने की कोई बात नहीं है, सीधे आप इनकी गुणा कर लें। तो 4 छंग हो गया 24 और एलसीएम है वो आपका 12 आएगा। तो चाहे तो आप यहाँ पे 12 लिख लें या फिर आप 24 लिख लें, जैसी आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे खैर 12 लिख लिया। अब 12 जो लिखा है तो 12 आपको यहाँ भी लिखना है, और 4 से जब काटोगे 12 को तो यहाँ 3 आएगा, और 3 3 9। तो पहली कंडीशन आ गई 9। जब 12 आपने यहाँ लिखा है तो भाई लिखना आपको यहाँ भी पड़ेगा। तो 6 से अगर आप 12 काटोगे तो यहाँ मिलेगा अपने पास सिर्फ 2, और 2 एकम 2। बस ये संख्या हमने मान ली 12 थी, और उसकी जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पे निकाल ली। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 7 अधिक है, और सवाल में भी कितना अधिक है, यहाँ भी 7 अधिक, और क्वेश्चन में भी उसने 7 बताया है। तो सेम है, इसका मतलब जो मैंने माना है बिल्कुल ठीक माना है, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं मानता तो यहाँ पे सेम नहीं आता। सेम आने का मतलब है आपने जो संख्या मानी है वही ठीक है। तो बस ये आपका आंसर हो गया, लेकिन आंसर नहीं हुआ है, इसमें पूछा है उस संख्या का 5/3। तो संख्या जो निकल कर आई है वो आई है हमारी 12। तो 12 का 5/3, तो 3 से आप काटोगे 4 बार, और 4 पंजे हुआ 20। तो इस सवाल का आंसर सही बनेगा अपने पास 20। बस बिल्कुल आसान सवाल है। अब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं, और अगले जो क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे करेंगे और किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल अभी इसी में देखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, और 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया, और 1/5 भाग दान कर दिया। तो उसने कुल कितनी संपत्ति दे दी। कितनी संपत्ति दे दी का मतलब है कितनी संपत्ति का भाग दे दिया, क्योंकि हमें इसमें उसकी संपत्ति का तो पता है ही नहीं। तो जब नहीं पता है तो आप भाग बता सकते हो कि भी कितना दे दिया। तो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले हम भिन्न पे नज़र देखेंगे। तो नज़र हमने जब मारी यहाँ पे तो यहाँ मिला हमारे पास 1/4, उसके बाद है अपने पास 1/2, और जो दान दिया है वो दिया है 1/5। बस नीचे वालों से मतलब है, ऊपर वालों से अभी कोई मतलब नहीं है। तो या तो आप इनका एलसीएम ले लें, और एलसीएम नहीं लेना आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीधे आप इनकी गुणा कर लें। तो 5 चौक 20, क्योंकि 2 इसमें शामिल है, तो 5 चौक 20 ले लिया। और अगर आप 20 ना लें तो 5 दूनी 10, और 10 चौक 40 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ पर ले लिया है 20, कि मेरे हिसाब से जो उनकी संपत्ति थी वो 20 रुपये थी। अब जो मैंने मानी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। 20 आप लगाओगे, 4 से काटोगे 5 बार, तो इनके 3 हिस्से हुए हैं। तो पहला हिस्सा आएगा 4 पंजे 20, 5 रुपया। दूसरा हिस्सा क्या है 1/2। तो अगर आप यहाँ 20 लगाओगे तो 20 को अगर 2 से काटोगे तो आएगा अपने पास 10, तो दूसरा हिस्सा हुआ 10। तीसरा है 1/5, 1/5 है जो मैंने मानी है वो यहाँ लगाना पड़ेगा 20, 5 से काटोगे ये हुआ अपने पास 4। कुल मिलाकर हमने कितनी संपत्ति दे दी यही आपसे पूछा है। तो मैंने कितनी दे दी भाई, 10 5 15, 15 और 4 19, 19 रुपये मैंने दे दिए, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, ये तो मैंने माने थे। तो आप जब माने हैं तो केवल भाग बता पाओगे। तो 19 रुपये दे दिए। कितने माने थे तुमने 20, तो आप ये कह सकते हो कि 19/20 भाग आपने अपनी संपत्ति का दे दिया, और यही इस सवाल का सही आंसर है। और कहीं आपसे ये पूछ लिया होता कि अब उनके पास संपत्ति का कितना भाग बचा है, तो एक बात बताओ, तुमने 20 रुपये माने थे, 19 दे दिए, तो कितना बचा है 1, कितने में बचा है 20 में। अब 20 में 1 रुपया आपके पास बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ हो जाएगा आपके पास भाग की भाई इतना बचा है। लेकिन हमसे पूछा था कितना दे दिया, तो 19/20 दे दिया, और बचा कितना है 1/20। आप यहाँ पे एलसीएम ले लें या गुणा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर और शेष 60 रुपये उसके पास बचे जो उसने अन्य सामान पर खर्च कर दिए। तो बताइए उसके मकान का किराया कितना था। बिल्कुल आसान सवाल है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम भिन्न देखेंगे, तो क्योंकि भिन्न ही हमारे काम की है। तो भिन्न में दे रखा है 1/4 और अगली भिन्न दे रखी है 2/3। इसके अलावा कोई भी भिन्न हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं नज़र नहीं आ रही है। बात हो गई ख़त्म। तो हमने अभी बताया था कि या तो आप इनकी गुणा करेंगे या एलसीएम, और इसकी गुणा एलसीएम सेम है तो 4 तिंगा 12। मैंने ये मान लिया कि टोटल रुपए हमारे पास 12 हैं। अब 12 में इसने जो बंटवारा करा है वो बताया है अपनी आय पर भोजन। तो पहले तो इसने भोजन करा और भोजन के बाद जो दूसरा हिस्सा इसने बताया है वो हिस्सा बताया है मकान का किराया। सीधे आप यहाँ किराया लिखो। और तीसरा हिस्सा जो इसने बताया है इसमें से वो बताया है अन्य सामान पर। सीधे आप यहाँ पे अन्य लिख दो। और अन्य पे जो इसने खर्च करे हैं वो केवल 60 रुपये हैं। ये ध्यान रखना है आपको, अन्य के 60 रुपये दे रखे हैं। ठीक है। अब हमने जो रुपए माने हैं 12, तो 12 आप यहाँ लगाओगे। 4 से अगर आप 12 को काटोगे तो यहाँ 3 बचेगा। कुल मिला के बात नज़र में ये आई कि इसने 3 रुपये का भोजन करा है। अगले बार 12 आपको यहाँ लगाना है और 3 से काटना, 3 चौक हुए 12 और 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8 रुपया। तो 3 रुपये का भोजन कर गया, 8 रुपये का किराया दे दिया और 12 रुपये इसके पास थे। तो अब कितने बचे होंगे? 1 रुपया। भाई 12 रुपये मैंने माने हैं, 3 रुपये का भोजन, 8 रुपये का किराया, 11 रुपये खर्च, तो बचा कितना? 1 रुपया। और वो 1 रुपया का इसने अन्य खर्चा करा है। लेकिन ये हमारे हिसाब से 1 रुपया खर्चा करा है और सवाल में 1 रुपया खर्चा नहीं करा है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भाई उसने जो खर्चा करा है वो 60 रुपये का करा है। तो 1 की वैल्यू जो है वो 60 है। 1 की वैल्यू 60 है। अब हमसे ये पूछा है कि उसने किराए पे बताओ कितने खर्च करें भी। तो किराए पे तो 8 रुपये खर्च करें और जबकि 1 की वैल्यू 60 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 की गुणा 60 से करो, 8 छंग 48, 480 रुपये इसने खर्च करें किराए पे। ये तो हुआ आपका आंसर। और कहीं आपसे ये पूछ ले कि भोजन पे कितना रुपया खर्च करा है, तो 1 की वैल्यू है 60 और 3 की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 60 तिया हो गए 180। बस ये आपका हो गया भोजन। तो 180 रुपये का इसने भोजन कर लिया और 60 रुपये का इसने अदर खर्चा कर लिया। और कहीं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया होता कि भाई टोटल कितना है, तो 1 की वैल्यू 60 है, मैंने टोटल तो 12 माना है, तो 12 में गुणा कर लेंगे 60 से, 12 छन 72। टोटल रुपए इसके पास 720 थे। अब आप इसका हिसाब किताब छोड़ कर देखो, वो बिल्कुल फिट बैठेगा। 180 इधर खर्चा, 480 इधर खर्चा, 60 रुपये का ये खर्चा, टोटल मिला के 720। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप के सवालों में ये इस टाइप के सिंपल है, लेकिन अभी जो आगे सवाल आएंगे उसमें आपको शेष का चक्कर दिया होगा, तो शेष के चक्कर को ध्यान से देखना है, वही सवाल गड़बड़ करेगा आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक तेल का टिन 4/5 भाग भरा हुआ है, 6 बोतल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल डाल दिया जाता है, तो 3/4 भाग भरी हुई है, तो टिन में कुल कितनी बोतल हैं? बड़ा आसान सवाल। सबसे पहला आपका काम पहुंचना है सीधे भिन्न पे। तो भिन्न दे रखी है 4/5 और अगली वाली भिन्न इसमें क्वेश्चन में दे रखी है 3/4। पहले तो आपको यहीं पहुंचना है, मतलब आपको सिर्फ नीचे वालों से है, ऊपर वाले से अभी कोई मतलब नहीं है। तो 5 चौक 20, मैंने मान लिया कि उसमें टोटल 20 बोतलें थीं, तो बस इसके 2 हिस्से हमने आराम से कर लिए। तो 20 जो मैंने माना है, जो भी आप मानोगे आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। 5 से काटोगे ये 4 बार जाएगा और 4 की गुणा 4 से 16। तो पहले भर हुई थी इसमें 16 बोतलें। अगले फिर इसमें हमें निकालना है, 20 से गुणा करनी है, 4 से काटोगे 5 बार और 5 तियाँ 15 बार। अब आ गई हमारे पास 15 बोतल। अब क्वेश्चन को पढ़ लें, जो काम करने वाले तो वो तो हमने कर दिए। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने जो थी 6 बोतल पहले निकाली और 4 बोतल डाल दी, तो कुल मिलाकर डली कितनी या निकली कितनी? भाई अगर आप 6 निकालोगे और 4 डाल दोगे तो कुल मिलाकर 2 ही बोतल निकली है उसमें से।
6 निकाली पहले और 4 फिर से डाल दी वापस, तो बाहर कितनी रह गई? केवल 2। लेकिन हमने 2 बोतल निकाली हैं और जो हम सवाल बना रहे हैं यहाँ पे हमारी कितनी बोतल कम हो रही है? 1 बोतल कम हो रही है। और सवाल में 1 बोतल की वैल्यू कितनी है? 2 बोतल के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 2 है, तो जो मैंने माना है उसमें 2 से गुणा कर लूँगा। यही मेरा सही आंसर है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन पे नज़र ज़रूर बना के रखनी है। और अगला क्वेश्चन है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 और तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 और चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं। तो बताइए n का मान कितना था? सबसे पहला काम भिन्न पे बनाना है नज़र। तो पहले वाले पुत्र को मिली है 1/2, वो यहाँ लिखना है 1/2। दूसरे वाले को मिली है 1/3, दूसरे को मिली है झुंड की 1/4 तो 1/4, और तीसरे वाले को मिली है 1/5, यहाँ लिखना है 1/5। और इसके अलावा कोई भिन्न नहीं है। जो चौथे वाले को मिली है वो 7 मिली है, वो भिन्न नहीं है, एक नंबर है। बात खत्म हो गई। तो सबसे आसान इसका गुणा कर लें, 4 पंजे 20। सबसे पहले हमने मान लिया कि उसके पास जो गाय थी वो 20 थी। इसमें 4 हिस्से हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। तो जो भी आपने नंबर माना है, नंबर आपको ऐसे ही मानना है जो इन सबसे कट जाए। कुल मिलाकर बात ये है, 4 पंजे 20 और 20 ही सबसे कटाएगा, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी। तो यहाँ आप जब 20 लिखोगे तो कितना आएगा? 2 10 बार जाएगा। तो पहले वाले को तो मिल गई 10। अगर आप यहाँ 20 लिखोगे तो 4 से काटोगे 20 को, तो 4 पंजे 20, दूसरे वाले को मिली है 5। और अगर आप यहाँ 20 लिखोगे तो 5 से काटोगे 5 चौक 20, इसको मिली है 4। ये हमारा बंटवारा है, सवाल का बंटवारा नहीं है। अब कंडीशन ये है कि मैंने टोटल गाय जो मानी है वो 20 मानी है। 10 इसको मिल गई, 5 इसको मिल गई, 4 इसको मिल गई, तो इसके लिए कितनी बची होंगी? 10 5 15 4 19। तो इसको जो गाय मिली होंगी वो एक ही बच रही है मेरे पास, तो एक ही मिली होगी। लेकिन नहीं, सवाल में ये बताया है कि चौथे वाले को 7 मिली हैं, और मेरे हिसाब से चौथे वाले को 1 मिली है, और सवाल के हिसाब से उसके हिसाब से 7 मिली है। तो 1 की वैल्यू 7 है, तो जो मैंने मानी है उसमें आपको 7 से गुणा करनी है। 140 गाय उसके पास टोटल थी। यही इस सवाल का सही आंसर है। अब आपसे पूछ ले कि पहले वाले को कितनी मिली है, तो भाई 1 की वैल्यू 7 है, तो 10 की वैल्यू 70। दूसरे वाले को 1 की वैल्यू 7, तो 5 की वैल्यू 35। तीसरे वाले को 4, तो 1 की वैल्यू 28। और इसको तो बता ही रहा है कि भाई 7 मिली है। अब आप जोड़ के देख लो, 140 ही बैठेगी। बात आपको ये ध्यान ही रखनी है कि जो आपका एलसीएम आएगा उसी का पहाड़ा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो हमने देखा 20 7 140, यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसान है और कई बार ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक बांस जिसका 1/10 भाग लाल रंग का है, 2/5 भाग काले रंग का है, 3/20 भाग हरे रंग का है, 1/4 भाग नीले रंग का है और शेष 180 सेंटीमीटर सफ़ेद रंग का है, तो बांस की कुल लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। बड़ा आसान सवाल है। तो सबसे पहला काम जो हम अब तक करते चले आ रहे हैं वो है भिन्न को ध्यान से देखना। तो इसमें जो हमें भिन्न दे रखी है वो दे रखी है 1/10, और अगली जो भिन्न है वो दे रखी है हमें 2/5, वो हमने यहाँ लिखी। और अगली भिन्न है हमारे पास 3/20, वो हमने यहाँ लिखी 3/20। और अगली भिन्न है हमारे पास 1/4, वो हमने यहाँ पे लिखी। अगली बात भिन्न नहीं है, वो नंबर दे रखे हैं कि 180 सेंटीमीटर सफ़ेद कलर का है, उससे फ़िलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमने भिन्न लिख ली। अब इस नीचे वाले से आपको मतलब है, तो हम एक ऐसा नंबर लेकर आएंगे जो 10 से भी कट जाए, यानी 10 के पहाड़े में भी आता हो, 5 के पहाड़े में भी आता हो, 20 के पहाड़े में भी आता हो और 4 के पहाड़े में भी आता हो। तो वो नंबर अपने आप में खुद 20 है। 10 के पहाड़े में 20 है, 5 के पहाड़े में 20 है, 20 में तो 20 है ही, और 4 के पहाड़े में भी 20 है। कुल मिलाकर हमने जो नंबर लिया है वो मान लिया जो बांस है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसमें इसके कलर हैं, वो आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो। फिलहाल तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं कलाकारी करनी है बिल्कुल स्टेप से। तो जो पहला कलर था अपने पास वो है लाल रंग का। तो सबसे पहले हम यहाँ लाल लिखेंगे
और लाल है कितना वो देखेंगे। लाल है 1/10। तो सीधे सीधे यहाँ पर जो मैंने नंबर माना है वो यहाँ लिखूँगा, तो 10 दूनी 20। तो लाल अपने हिसाब से 2 आया है। दूसरा जो अपने पास कलर है वो है काला, तो यहाँ लिखेंगे हम काला। एग्जाम में नहीं लिखना बिल्कुल आपको। काला क्या है, काला यहाँ आपको 20 लिखना है। 5 से आप 20 काटोगे, 4 बार जाएगा, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। तो काला अपने हिसाब से 8 है। उसके बाद काले के बाद कौन सा रंग है भाई, काले के बाद है हरा रंग। तो यहाँ लिखना है आपको हरा रंग, और हरा कितना है, तो हरे के साथ आप 20 लगाओगे, 3/20, इसके साथ में 20, और 20 से 20 कैंसिल, बचा अपने पास 3। तो हरा अपने हिसाब से है 3। उसके बाद बचा अपने पास एक रंग और है इसमें हरे के बाद, नीला। वो आप यहाँ नीला लिखोगे। एग्जाम में ये कलरबाजी मत करियो बिल्कुल भी, इतना टाइम अपने पास नहीं होता है वहाँ पे। अब यहाँ लिखना है आपको 20। 20 काटोगे 4 से, 4 पंजे 20, ये आपका आ गया। और एक रंग और बचा है सफ़ेद, वो तो आपको यहाँ लिख देना है। हमने जो माना था हमारे हिसाब से हमने पूरा इंतजाम कर लिया। तो 2 आया है लाल, 8 आया काला, 3 आया हरा, 5 आया वो। और अब बचा कितना, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से कितना बचा। तो हमने जो पूरा बांस की लंबाई मानी है वो 20 की मानी है, और 20 के मानने पर 2 इधर निकल गया, 8 इधर निकल गया, 3 इधर निकल गया, 5 इधर निकल गया। तो बचा कितना, तो हम ये देख रहे हैं 5 3 8, 8 8 16, 16 2 18। अब हमारे हिसाब से तो 2 बच रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 बच रहा है, और क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि भी सफ़ेद 2 नहीं है, बल्कि सफ़ेद कितना है, सफ़ेद है 180। तो इस 2 की जो वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 180 बताई गई है। अगर इस 2 की वैल्यू 180 है तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 90 आ जाएगी। और अगर 1 की वैल्यू 90 है तो जो मैंने माना है 20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 दूनी 18, 1800। और ये सारे सेंटीमीटर में थे, ये जो यूनिट है सेंटीमीटर में थी, तो जिसमें ये है उसी में ये आएगी, ये आ गई सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया कि बांस की जो लंबाई है वो है 1800 सेंटीमीटर, और अगर आप मीटर में करना चाहो 100 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका आ गया 18 मीटर। फिलहाल अपना ये आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 108 मेजें हैं, 132 कुर्सियाँ हैं, 1/6 मेजें टूट गई और 1/4 कुर्सियाँ टूट गई। तो उस कार्यालय में प्रत्येक को 1 मेज और 1 कुर्सी की आवश्यकता है, तो उसे कितने लोग काम कर सकते हैं। बड़ा आसान सवाल है। सबसे पहले आप यहाँ मेज लिख लें, मेज आप लिखें, मेजें कितनी हैं वो आपको यहाँ लिखना है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कार्यालय में 108 मेजें हैं, तो मेजें तो हो गई भाई 108, और कुर्सी कितनी है वो भी आपको दे रखा है। कुर्सी इसमें दे रखी हैं 132, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब ये कह रहे हैं कि अगर 1/6 मेजें टूट जाए, 1/6 भाग यानी इसका 1/6 तोड़ दिया जाए या टूट गया, 1/4 कुर्सी तोड़ दी जाए, तो उस कार्यालय में एक आदमी को 1 मेज और 1 कुर्सी चाहिए, तो कम से कम कितने लोग काम कर पाएंगे। अब बड़ा आसान सवाल है कि अगर आप जैसे 108 ये दे रखा है, देखो यहाँ पे 108 दे रखा है और 1/6 इसमें से टूट गई, तो आप 6 से काटोगे इसको, तो 6 से काटोगे, 6 एकम 6, 4 बचे, 6 अट्ठे 48, तो 1 की वैल्यू 18 आई है। इसका मतलब इतनी मेजें इसमें से टूट गई, ये टूटी हुई मेजें हैं। लेकिन हमें टूटे हुए से क्या मतलब है भाई, हमें साबुत चाहिए, काम करना है, तो काम करने का मतलब है साबुत। तो अगर 108 में से 18 टूट गई तो 90 तो बचेंगी। तो ये घटाने का जो झंझट है आप घटाएं नहीं, डायरेक्ट आपको जो भी भाग दे रखा है सीधे सीधे उस भाग को ही घटा लें। पहले 1/6 टूट गई, इसका मतलब हुआ कि 6 में 1 टूट गई। अगर 6 में 1 टूट गई तो कितनी बचेंगी, अब 6 में 5 बचेंगी, बस हो गया काम। तो जो साबुत बचेंगी तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5/6। साबुत से मतलब है जो आपसे पूछा वो निकालना है। अगर टूटी हुई पूछता तो टूटी हुई निकालते हम 1/6, लेकिन हमें टूटी हुई नहीं चाहिए, हमें साबुत चाहिए। तो 6 में 1 टूट गई तो 6 में 5 बची होंगी, तो 5/6 हम कर लेंगे। तो 6 से आप इसको काटोगे, अभी आपके पास आता है 18, और 18 की गुणा करोगे, 18 पंजे 90। कुल मिला के हमारे पास इस समय जो साबुत मेजें हैं वो हैं हमारे पास 90। अब कुर्सी कितनी टूटी है भाई, कुर्सी टूटी है 1/4। 1/4 का मतलब है 4 कुर्सी में 1 कुर्सी टूट गई। अरे 4 में अगर 1 टूट गई तो कितनी बचेगी, 3/4। तो हमें साबुत से मतलब है, तो यहाँ करेंगे हम 3 और नीचे लगाएंगे इसके 4, और 4 से काटेंगे, 4 तिंगा 12, तो ये जाएगा 3 बार, 1 बचा, 4 तिंगा 12 और गुणा में 3, तो 33 तिंगा 99।
हमारे पास इस समय 90 मेज़ें हैं और 99 कुर्सी हैं, लेकिन एक आदमी को एक मेज़ और एक कुर्सी चाहिए। तो एक मेज़ और एक कुर्सी का मतलब है हम 90 आदमियों से ज़्यादा नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि 90 आदमियों से ज़्यादा बिठा लोगे तो मेज़ कहाँ से लेके आओगे, क्योंकि इसमें हमारे पास केवल 90 मेज़ें हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग पत्नी को दे दिया, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को दे दिया और शेष संपत्ति का 1/3 पुत्री को दे दिया, और पुत्री को अगर 1250 रुपये मिले हों तो राम सिंह की सारी संपत्ति का मूल्य बताइए। इसमें है शेष का चक्कर, बाकी का चक्कर, बचे हुए का चक्कर, लेकिन आपको इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, बस सीधे आपको ध्यान से देखना है और कैसा भी सवाल आए आराम से आप करेंगे। सबसे पहला काम मैंने बताया था आपको भिन्न पर नज़र बनानी है, तो भिन्न दे रखा आधा भाग और आधे भाग का मतलब है 1/2, ये गया पत्नी के पास। अब पत्नी को देने के बाद जो भी बचा फिर आधा भाग दे दिया पुत्र को, ये भी गया। अब पुत्र को देने के बाद जो भी बचा उसमें से दिया 1/3 पुत्री को, तो ये हुआ 1/3। हमारे पास नीचे से मतलब है ऊपर कोई मतलब नहीं है, 3 दूनी 6 दूनी 12 लिख लो या आप 6 लिख लो, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 12। आप 6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ा नंबर लिखने में काटने में कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो इसमें पहला हिस्सा इसने दिया है पत्नी को, दूसरी बार दिया है इसने अपने पुत्र को, और लास्ट में सबसे दिया है इसने अपनी पुत्री को। तो मैंने ये मान लिया कि भाई राम सिंह के पास 12 रुपये थे, जो भी आंसर होगा 12 के पहाड़े में ज़रूर होगा। अब पहली बात, पत्नी को कितने मिले हैं 1/2, तो मैंने जो माना है वो आप यहाँ पे लिखोगे 12। अगर 2 से 12 को काटोगे 6 रुपये मिल गए पत्नी को। जैसे हम अब तक करते चले आ रहे थे कि वहाँ भी लगा दिया हमने 12, अब 12 नहीं लगाने हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पत्नी को देने के बाद जो भी बचेगा उसका आधा दिया जाएगा भी पुत्र को। तो अगर आपने 12 रुपये माने थे, 12 में से 6 पत्नी को दे दिए, तो कितने बचे तुम्हारे पास? 12 में से 6 गए पत्नी के पास, तुम्हारे पास बचा 6 रुपया। तो अब आपको यहाँ 6 लगाना है, ना कि 12। अगर आप इसको 2 से काटोगे तो ये जाएगा 3 बार, ठीक। तो 3 रुपये मिल गए पुत्र को, 6 पत्नी को दे दिए, 3 पुत्र को दे दिए, 9 रुपये चले गए। टोटल तुम्हारे पास 12 रुपये हैं, तो कितने बचे? 3 रुपये। तो अब पुत्री का नंबर है, तो अब यहाँ पे आपको लगाना है 3, और 3 से 3 काटोगे, यहाँ मिलेगा आपके पास 1 रुपया। बस शेष वाले चक्कर में ये ध्यान रखना है कि जितना बचता जाएगा आपको उतना ही लगाना है, और जिस लाइन से क्वेश्चन में दे रखा है उसी लाइन से लगाना है। गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है, गड़बड़ का मतलब है आंसर गलत होना। सीधे सीधे जो बचता जाए आप यहाँ लगाते चले जाओ। पत्नी को 6 रुपये, पुत्र को 3 रुपये, पुत्री को 1 रुपये। लेकिन सवाल में बताया गया है कि भाई पुत्री को 1 रुपया नहीं मिला है, पुत्री को मिले हैं 1250 रुपये। इसका मतलब 1 की वैल्यू 1250 है, तो मैंने जो 12 माना है इसमें 1250 से गुणा करना पड़ेगी, और 1250 से गुणा आप कर लो, 1 जीरो पहले ही चिपका लो। 12 पंजे हो गए 60, जीरो लगाओ। 12 दूनी 24 और 6 अपने पास हो गए 30, 12 1 कम 12 और 3 15। तो भाई राम सिंह के पास 1500 रुपये थे, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कहीं आपसे ये पूछ ले कि भाई पुत्र को कितने मिले हैं, तो 1 की वैल्यू 1250, तो 3 की वैल्यू आप निकाल लोगे, 3750 हो जाएगी। 3750। 6 की निकालनी है तो आप इसमें गुणा कर लो, 3750, ये आपका हो गया 7500। टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे भी 15,000 रुपये हैं। अब कहीं आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन और फंसाने के लिए कि पत्नी को पुत्र से कितने ज़्यादा मिले, कि पुत्र को उससे कितने ज़्यादा मिले, तो इन लफड़ों में पढ़ेंगे तो आप यहीं से सारी चीज़ें निकाल लेंगे। फिलहाल हमसे अभी पूछा था कि राम सिंह के पास कुल कितनी संपत्ति है, तो भाई राम सिंह के पास मात्र 15,000 रुपये हैं, बात हो गई ख़त्म। अगर अलग अलग हिस्सेबाजी पूछी जाए तो आप निकाल पाओगे, कौन किससे कम कौन किससे ज़्यादा पूछा जाए वो भी आप यहाँ निकाल पाओगे, और डायरेक्ट भी आप यहाँ से निकालोगे। और इसी सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें राम सिंह की टोटल संपत्ति आपसे पूछी है, तो हम मान लेंगे संपत्ति को कि भाई राम सिंह की संपत्ति R थी।
8 रुपये थी, कुछ भी मान लो, एक्स नहीं मानने भी, लेकिन हाँ मानना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा, पत्नी को 1/2 भाग दे दिया। अगर आप किसी को 1/2 दोगे, इसका मतलब है 2 में आपने 1 दे दिया तो बचा कितना, 2 में 1 दोगे 1 बचेगा, तो आपको जो बचेगा वो लिखना है यहाँ पे। ठीक, आगे आ जाओ आप। अगली कंडीशन है कि लड़के को भी 1/2 दे दिया, तो लड़के को भी 1/2 दे दिया, तो 2 में से 1 निकालोगे फिर 1/2 बचेगा, वो आपको यहाँ लिखना है 1/2। फिर और लड़की को दिया है 1/3। अब इसके आगे बंटवारा है नहीं, तो लड़की को 1/3 ही मिला है, तो 1/3 ही मिला है, तो 1/3 ही लिखना है। और सवाल में हमारे पास 1/3 की वैल्यू कितनी है, 1250। बस ये आपका आंसर हो गया। तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, ये 12 पहुँचेगा उधर, तो यहाँ से राम सिंह की आई संपत्ति, तो 1250 और गुणा में लेंगे हम यहाँ पे 12, तो बस सीधा आंसर अभी आ गया 15,000 रुपये। तो इस टाइप से भी आप इनको बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो आप समझ लें, जो भी आपको ठीक लगे वही आप कर लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा आसान है उससे, लेकिन ये शेष वाले में ध्यान रखना है कि जो भी भाग है आपको घटा के लिखना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि सोनिया पहले दिन किसी किताब का 2/5 भाग पढ़ती है, दूसरे दिन शेष पृष्ठों का 1/4 भाग पढ़ती है, और तीसरे दिन शेष पृष्ठों का 2/3 भाग पढ़ती है। अब उसके पास 81 पृष्ठ बचे हुए हैं, तो बताइए पृष्ठों की कुल संख्या कितनी थी। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे जो किताब थी उसमें पेज जो हैं वो P है, भाई एक्स नहीं मानना, देखो मना कर दिया गया है, एक्स के अलावा कुछ भी आप माने। लेकिन अब ये कह रहे हैं पहले इसने पढ़ा है 2/5, बड़ा आसान सवाल है। 2/5 का मतलब है 5 में से 2 पढ़ लिए। अगर कोई आदमी 5 में से 2 पढ़ लेगा तो 3 बचेगा 5 में, तो जो बचा हुआ है उससे मतलब है अपने पास, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/5। अगली कंडीशन क्या है, दूसरे दिन देखेंगे हम। दूसरे दिन कह रहे हैं कि शेष पृष्ठ जो बचे हैं उसका 1/4 पढ़ रही है। 1/4 का मतलब है 4 में 1 पढ़ लिया, तो बचा कितना भाई, 4 में 1 पढ़ोगे 3 बचेगा, और नीचे 4 है, तो यहाँ लिखोगे आप 3/4। अगली कंडीशन क्या है, तीसरे दिन कह रही है जो किताब के पेज बचे हैं उसका 2/3 पढ़ती है, तो 2/3। 2/3 का मतलब है 3 में 2 पढ़ लिए, तो 1/3 बचेगा, वो हमने यहाँ चिपका दिया, बच गया। अब सब कुछ बच ही रहा है अभी, और अब भी इसके बाद बचा हुआ है, इसलिए हम बचा हुआ ही लिखेंगे यहाँ पे। इससे पहले सवाल वाले राम सिंह वाले में लड़की के पास बचे नहीं थे, वो लड़की के पास मिले थे और वो उतने ही थे, 1/3। ठीक, अब इसके पास बचे हुए हैं 81 पेज, तो अब ये सब बचा के 81 पेज इसके सामने हैं। 3 से आप 3 को काट लें, जो आपको मर्जी है उसे काट लें। ठीक, उसके बाद 3 के पहाड़े में ये है, और 3 से आप इसे काट लें। 3 से काटोगे तो ये 27 3 81 होता है, और जो भी नीचे मटेरियल है वो ऊपर पहुंचेगा, तो ये बनेगा अपने पास P, और 27 उधर है, और यहाँ पे ये वाला 5 और ये 4, ये पहुंचेगा गुणा में, 5 गुणा 4, तो बस हो गया काम। 27 और 5 चौक हो गया 20, और 27 और 20 की गुणा 27 दूनी 54, तो 540 पेज थे इसकी सोनिया की किताब में। ये तरीका आप निकाल सकते हो, आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो हमने तरीका राम सिंह वाले केस में अपनाया था, उस केस से भी उसी तरीके से भी हम इसको निकाल के देख रहे हैं, आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट यही आएगा। पहली भिन्न कितनी है अपने पास, 2/5। अगले वाली जो भिन्न है वो दे रखी 1/4, वो मैंने 1/4 यहाँ लिखी, और इसके आगे आपको दे रखा है 2/3, और इसके आगे भिन्न नहीं है बल्कि पेज बचे हुए हैं, वो बाद में देखेंगे। तो हमने क्या करा, 5 चौक 20 और 20 3 60, हमने ये मान लिया कि सोनिया की किताब में केवल 60 पेज थे, और 60 पेज ही 4 दिन में पढ़ रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और ये 4 दिन। पहले दिन इसने पढ़े हैं 60, हमने जो पेज माने हैं वो 60, और पहले दिन पढ़े हैं 2/5, तो यहाँ पर आप 60 लगाओ सीधे। 5 से काटोगे 60 को 12 बार, और 12 दूनी हो गया 24, ये 12 बार जाएगा, और 12 दूनी 24, तो पहले दिन इसने 24 पेज पढ़ लिए। अब कह रहा है जो शेष बचे, अगर 60 पेज थे 24 पढ़ लिए, 36 बचे, तो अब आपको यहाँ 36 लगाना है, तो 36 यहाँ लिखोगे, 4 से काटोगे 4 9 36, तो 9 पेज इसने अगले दिन पढ़ लिए।
तो अभी तक 36 बचे थे, 9 अब पड़ गई, 36 में से 9 निकाले 27 बचे। तो 27 आपको यहाँ चिपकाना है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जो सीरियल आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलते जा रहा है, घपला नहीं करने, ये नहीं इसका पहले लिख लिया बाद में लिख लिया, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। 27 बचे, अब 3 से काटोगे 9 और 9 दूनी 18, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास 27 से 18 पढ़ लिए, कितने बचे होंगे? 9 बचे होंगे। बस हो गया काम। 24, 9, 18 और बचे कितने अपने पास? 9। लेकिन सोनिया ये कह रही है कि भाई मेरे पास 9 नहीं बचे हैं, मेरे पास तो अभी 81 पेज बचे हुए हैं, मेरे पास 81 बचे हुए हैं। और अपने हिसाब से कितने बचे हुए हैं भाई? 9। और सोनिया के हिसाब से कितने बचे हैं? 81। तो बात तो सोनिया की ही माननी पड़ेगी, क्योंकि सवाल ही सोनिया का है और किताब भी उसी की है। तो 9 निम 81, यानी हमने इसमें 9 से गुणा करी है, तो आप भी इसमें 9 से गुणा कर लो आराम से। 9 छक होते हैं 54 और 540 पेज आपके ये निकल के आ गए। अगर आपसे ये पूछा जाता कि भाई तीसरे दिन कितने पढ़े, तो 18 की गुणा कर लो 9 से, 18 निम होती है 162। और अगर आपसे पूछे दूसरे दिन कितने पढ़े हैं, तो 9 की गुणा 9 से कर लो, 9 निम होते हैं 81। और अगर आपसे ये पूछे कि पहले दिन कितने पढ़े हैं, तो 24 की आप गुणा कर लो इसमें 9 से, ये बचाएगा अपने पास 216। बस ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ जिसका 1/5 भाग मिट्टी के अंदर है, शेष का 1/3 भाग कीचड़ में है और शेष का 3/4 भाग पानी में है और शेष 120 सेंटीमीटर पानी के ऊपर है, तो पेड़ की कुल लंबाई मीटर में बताइए। तो हमें पता नहीं है पेड़ कितने का है, तो हमने पेड़ को मान लिया कि पेड़ की लंबाई भाई p है, पेड़ मान लेंगे p, ये हो गया p। और पहली कंडीशन है कि 1/5 भाग मिट्टी में है, तो अगर 1/5 भाग मिट्टी में है, इसका मतलब है 5 में 1 भाग मिट्टी में है, तो बाहर कितना? 5 में से 1 निकालोगे 4/5, जो बचेगा वो अपना है, ये हो गया 4/5। अगली कंडीशन ये कह रहे हैं कि 1/3 कीचड़ में, 1/3 कीचड़ में, तो 3 में अगर 1 कीचड़ में गया तो अपना बचा 2 और कितने में? 3 में, जो बचा है वो अपना है, तो 2/3 कीचड़ से निकल कर आए 2/3। आगे देखें कहाँ पहुँच रहे हैं, फिर कह रहे हैं शेष का 3/4 पानी में लो, 3/4 यानी 4 में 3 हिस्से पानी के अंदर है, तो 1/4 अपना पानी के बाहर है, तो जो बचा वो अपना 1/4। अब कह रहे हैं जो बचा है वो तो अपना है, लेकिन सवाल में ये कह रहे हैं कि भी शेष जो है 120 बचा है और वो भी सेंटीमीटर में। अपना ये बचा है और इनका ये बचा है, बस इसके सामने कर लो आप आराम से। आप इसको काटना पीटना काट लो, 4 से ये 4 कैंसिल बड़े प्यार से, 2 से इसको काटोगे ये 60 बार चला जाएगा, ऊपर से कटेगा, नीचे से कटेगा, बराबर के केस में। अब अपने पास यहाँ बचेगा p और इधर बचा अपने पास 60, और जो नीचे थे आज वो ऊपर हैं 5 × 3, 5 3 15 और 15 छक होते हैं 90, तो ये हो गया अपने पास 900। और ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन सवाल में ये कहा गया है कि भैया मीटर में बता दो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है, तो 900 में 9 मीटर होंगे, सीधी बात है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है, आप इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं जो आपको आसान लगे। और अगला क्वेश्चन है कि राजू ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दे दी और पुत्र को मिले हैं 320 रुपये, तो राजू की कुल संपत्ति बताइए। बिल्कुल आसान सवाल। हमारे पास राजू की संपत्ति नहीं पता है, तो हम x तो मानेंगे नहीं, तो r मानेंगे हम। अब राजू की संपत्ति r है, इसने दे दी है अपनी विधवा पत्नी को 1/3। 1/3 अगर दे दी तो बची कितनी, क्योंकि शेष का चक्कर है, तो 3 में से 1 निकल गई तो बची 2/3। जो बची है वो अपनी तो नहीं है, अभी बटेगी भाई, इसकी संपत्ति अपनी नहीं है। आगे कह रहे हैं जो शेष संपत्ति है उसका 3/5 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 3/5 भाग पुत्री को दे दिया, तो 3/5 का मतलब है 5 में से 3 दे दिया, तो कितना बचा होगा 2/5। ये पहुंचा इसकी पुत्री के पास। अब कह रहे हैं जो बचा हमारे पास, तो ये बचा, जो बचा वो दे दिया पुत्र को
और हमारे पास ये बचा है, लेकिन पुत्र को बचा के कितने मिले हैं 320 रुपये। तो हमारे पास ये बचा और जो बचा वो मिला पुत्र को, और पुत्र को मिला कितना 320 रुपया। जो कट रहा है आप काट लो और नहीं कट रहा है मत काटो। 2 से आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 160 बार, और 2 से आप फिर काटोगे तो ये फिर जाएगा अपने पास 80 बार। बस ऊपर का ऊपर से काटते हैं बराबर में और नीचे का नीचे से। ये हो गया राजू, और राजू के बाद 80 उधर थे और जो आज नीचे हैं वो आज ऊपर पहुंच गए। ये हो गए 3 और ये 5, 5 3 15 और 15 अट्ठे होते हैं 120, और 1 0 आप चिपका लो। तो राजू भाई की जो संपत्ति थी कुल 1200 रुपये थी, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आप इस स्टेप से इसको निकाल लें, ज़्यादा आसानी है। और अगर भिन्न वाला एक देखना है तो मैं आपको फिर से करके उसको दिखा दे रहा हूँ फटाफट जल्दी जल्दी। तो इस तरीके में हमें भिन्न पे ध्यान देना है। तो पहली भिन्न है इसके अंदर 1/3, और अगली भिन्न है इसमें 3/5, 3/5, और अगली भिन्न नहीं है, वो लड़के को जो पैसे मिले हैं वो हमारे पास दिख। तो बस ये हो गया हमारे पास। तो सीधे सीधे हम 5 3 15, हमारे पास नहीं बल्कि राजू के पास 15 रुपये हैं। तो पहली बार में इसने 1/3 करा है, तो 15 का 1/3 करोगे तो आपको पता है ये 5 आएगा। तो 5 रुपये तो गए पत्नी के पास। पत्नी के पास कितने गए? इस 15 का 1/3, 5 रुपये ले लिए पत्नी ने। अगर 15 में से 5 रुपये पत्नी के हो गए तो बचेंगे कितने? 10, और वो 10 का 3/5 ये ले गई लड़की। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो इसकी जो पुत्री है उसको कितने रुपए मिले भाई? उसको मिले हैं 6 रुपये। अब जो बचेगा वो मिला है पुत्र को। तो हमारे हिसाब से पुत्र को कितना रुपये मिल गया? 15 माने थे, 5 इसने ले ली, 6 इसने ले ली, 11 तो बट गए, 4 बचे। और सवाल में 4 नहीं है बल्कि 320 रुपये मिले हैं भाई पुत्र को। तो 4 की वैल्यू 320 है, तो 4 अट्ठे 32, यानी 1 की वैल्यू 80 है। अगर 1 की वैल्यू 80 है तो 15 में 80 से गुणा कर लो आप, 15 अट्ठे 120। तो ये आई आपके राजू भाई की संपत्ति। मात्र 1200 रुपये के ये मालिक थे, गुजर गए। अगर आपसे ये पूछ ले पुत्री को कितना मिला, तो भाई 80 से आप इसमें गुणा कर लो, 8 छंग हो गए 48, इसको मिले हैं 480 रुपये। और अगर पत्नी को पूछ ले तो इसको मिले हैं 5 रुपया, तो ये हो गया 8 पंजे 40, 400 रुपये पत्नी को मिल गए। बड़े आसान सवाल है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, ये वाला ठीक लगा या जो इससे पहले कराया था वो अच्छा लगा। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।